छात्रों, आज हम एक नए शीर्षक को लेकर उपस्थित हुए हैं। भगवती चरण वर्मा एक ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को चर्चित उपन्यास प्रदान किए हैं। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का चर्चित उपन्यास है। तो आज हम इस उपन्यास के विषय में जानेंगे, इसकी समीक्षा के विषय में जानेंगे। भगवती चरण वर्मा का चर्चित उपन्यास है जिसमें पाप और पुण्य की समस्या को उठाया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि जो ऊपर से महात्मा दिखते हैं वे पापी हो सकते हैं और जो ऊपर से पापी भोगी विलासी दिखते हैं वे पुण्य आत्मा हो सकते हैं। इस उपन्यास की समीक्षा निम्न शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है। कथानक अथवा कथावस्तु। कथानक किसी भी साहित्यिक रचना का मूल आधार होता है। यही वह नींव है जिस पर उपन्यास रूपी महल खड़ा किया जाता है। महाप्रभु रत्नांबर अपने दो शिष्यों श्वेतांग और विशाल देव को क्रमशः सामंत बीजगुप्त और कुमार गिरि योगी के पास 1 वर्ष रहने को इस उद्देश्य से भेजते हैं कि वे पाप और पुण्य का पता लगा सकें। नर्तकी चित्रलेखा बीजगुप्त और कुमारगिरि दोनों की प्रेयसी के रूप में रहती है। पहले वह सामंत बीजगुप्त के साथ पत्नी के रूप में रहती है। बाद में वह योग साधना सीखने के लिए कुमारगिरि की शिष्या बनती है, पर उसकी प्रेयसी बनकर उसे पथभ्रष्ट कर देती है। बीजगुप्त अपनी पूरी संपत्ति श्वेतांग को देकर यशोधरा का विवाह उससे करा देता है तथा अकिंचन बनकर देश भ्रमण के लिए निकल पड़ता है। चित्रलेखा भी अपना सब कुछ अपनी एक दासी को सौंपकर उसके साथ चल देती है। अंत में श्वेतांग कुमारगिरि को और विशाल देव बीजगुप्त को पापी बताता है। इसके बाद अब हम पात्र और चरित्र चित्रण को देखेंगे। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र बीजगुप्त, कुमारगिरि और चित्रलेखा हैं। चित्रलेखा एक विधवा ब्राह्मणी है जिसे समय ने पाटलिपुत्र की राजनर्तकी बना दिया है। बीजगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त का सामंत है। चित्रलेखा बीजगुप्त की पत्नी की भांति रहती है। कुमारगिरि सिद्ध योगी हैं। वह चित्रलेखा के सौंदर्य पर आसक्त होकर योग भ्रष्ट हो जाता है। चित्रलेखा भी बीजगुप्त को छोड़कर कुमारगिरि से प्रेम करने लगती है। उसका पतन देखकर चित्रलेखा बीजगुप्त के पास चली जाती है। शेष पात्र श्वेतांग, यशोधरा और आर्य मृत्युंजय हैं। उनके चरित्र पर भी लेखक ने पूर्ण प्रकाश डाला है। इस उपन्यास के सभी पात्र जीवंत प्रतीत होते हैं। पात्रों के बाद अब हम संवाद योजना पर प्रकाश डालेंगे, उनके कथोपकथन पर प्रकाश डालेंगे। संवाद उपन्यास का प्रमुख तत्व है। उपन्यास में नाटकीयता लाने, कथानक को गति प्रदान करने तथा पात्रों का चरित्रांकन करने में इसकी सहायता ली जाती है। इस उपन्यास के संवाद
अथवा कथोपकथन पात्रानुकूल एवं प्रभावशाली हैं। ये कथानक को आगे बढ़ाने के साथ साथ चरित्र पर भी प्रकाश डालते हैं। चित्रलेखा ने बीजगुप्त से कहा, मैं अब जाऊंगी, मेरा काफ़ी अपमान हो चुका है। वह कैसे? मेरी दृष्टि में कला का सर्वोच्च स्थान है। जो मनुष्य कला का अपमान करता है वह मनुष्य नहीं, पशु है। मृत्युंजय को कुमारगिरी का स्वागत करने के लिए नृत्य को बंद करना अपमान नहीं तो क्या है? बीजगुप्त मुस्कुराया, जैसी तुम्हारी इच्छा। चित्रलेखा ने कुमारगिरी का अभिवादन करके मृत्युंजय से कहा, मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। उत्तर कुमारगिरी ने दिया, ये क्यों? क्या मेरी उपस्थिति तुम्हें अरुचिकर है नर्तकी? और ये स्वाभाविक है। चित्रलेखा को सोचकर कहा, नहीं योगी, तुम्हारी उपस्थिति संसार में किसी के लिए अरुचिकर नहीं हो सकती। इतना विश्वास रखो। मेरे यहाँ से जाने का कारण दूसरा है, पर तुमने जाने का अवसर उचित नहीं चुना, तो फिर मैं न जाऊंगी। इस प्रकार पात्र भी एकदम सरल, संक्षिप्त और पात्रों के अनुकूल ही संवाद उनके दिखाई देते हैं। इसके बाद अब हम भाषा शैली की बात करते हैं। चित्रलेखा उपन्यास चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित है। ये उपन्यास जिस समय पर आधारित है उस समय जनसाधारण की भाषा संस्कृत थी। उपन्यासकार ने उस काल को साकार करने के लिए तत्सम शब्दों का बहुलता से प्रयोग किया है। संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता ने अधिकांश स्थानों पर भाषा को ध्रुव भी बना दिया है। कहीं कहीं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, पर संस्कृत के तत्सम शब्दों की भीड़ में वे छिप गए हैं। जैसे आर्य, मैंने कहा था कि मेरा विवाह शास्त्रानुसार नहीं हुआ। इसको स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा। लोक की दृष्टि से मैं अविवाहित हूँ, पर मैं वास्तव में विवाहित हूँ। चित्रलेखा मेरी पत्नी है। यद्यपि चित्रलेखा का पाणी ग्रहण मैंने शास्त्रानुसार नहीं किया और समाज के नियमों के अनुसार कर भी नहीं सकता हूँ, फिर भी मेरा और चित्रलेखा का संबंध पति और पत्नी का है। मैं प्रेम में विश्वास करता हूँ और ऐसी स्थिति में मेरा अब विवाह करना असंभव है, क्योंकि मेरे प्रेम की अधिकारिणी कोई दूसरी नहीं हो सकती। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा एकदम तत्सम प्रधान शब्दों से युक्त है। इसके बाद अब हम देश काल एवं वातावरण को देखेंगे। देश काल और वातावरण का सफल चित्रण उपन्यास में विश्वसनीयता लाता है। इस उपन्यास का देश अर्थात स्थान मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। इस उपन्यास का काल ईसा के जन्म से पूर्व का है। जहाँ तक वातावरण का प्रश्न है, लेखक ने जिस भी स्थिति अथवा स्थान का वर्णन किया है उसे पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर दिया है। उदाहरण के लिए सम्राट चंद्रगुप्त का राजप्रसाद का वर्णन प्रस्तुत है। महायज्ञ के अभिमंत्रित धूम से सुवासित राजप्रसाद के विशाल प्रांगण में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अतिथि आसीन थे। रत्न जड़ित स्वर्ण के राज सिंहासन पर महाराज विराजमान थे और उनका मुख पूर्व की ओर था। उनके दक्षिण में क्रम से यथायोग विशाल साम्राज्य के आमंत्रित सामंतगण बैठे थे।
और वाम पार्श्व में राज्य के प्रधान कर्मचारी। सामने कर्मकांडी ब्राह्मणों तथा तपस्वियों का जमघट। ये सभा प्रथा के अनुसार महायज्ञ के बाद दर्शन पर तर्क करने के लिए एकत्रित थी। महाराज ने हंसकर अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की ओर देखा। अब हम उद्देश्य को देखते हैं, क्योंकि हर रचना का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। चित्रलेखा उपन्यास का उद्देश्य अत्यधिक स्पष्ट है। इसकी रचना पाप का पता लगाने के लिए हुई है। महाप्रभु रत्नांबर ने अपने 2 शिष्यों की पाप संबंधी जिज्ञासा की शांति के लिए उन्हें सामंत बीजगुप्त और योगी कुमारगिरी के पास भेजा। नर्तकी चित्रलेखा इन दोनों के मध्य तुलना का आधार बनती है। दोनों शिष्यों ने 1 वर्ष के बाद परस्पर विरुद्ध मान्यता प्रकट की। तब महाप्रभु रत्नांबर ने अपने अंतिम पाठ के रूप में दोनों से कहा कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है। ये केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति अपने एक विशेष प्रकार की मना प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। अपनी मना प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल से होता है, और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है। वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, कर्ता नहीं है। वह केवल साधन है। वह पुण्य, तो फिर पुण्य और पाप कैसा? इसके बाद हम अब शीर्षक पर दृष्टि डालते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य की पहचान उसके शीर्ष से होती है, उसी प्रकार से रचना की पहचान शीर्षक से होती है। चित्रलेखा इस उपन्यास में आदि से अंत तक व्याप्त है। शेष पात्र उसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पाप और पुण्य की पहचान वही निश्चित करती है। इस आधार पर इस उपन्यास का शीर्षक चित्रलेखा सर्वथा उचित है। इस प्रकार मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।